अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो विषय है वो है यूपी पुलिस जीएस प्रैक्टिस सेट 13, जिसे 3D नॉलेज हब से लिया गया है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ सवालों के जवाब रटना नहीं है। हम पीडीएफ की एक एक लाइन और उसमें छिपे हर एक एमसीक्यू को बारीकी से समझेंगे। सही कहा। इतिहास के पुराने युद्धों से लेकर आज की नई कानूनी व्यवस्था तक हम हर चीज के पीछे का तर्क जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पीडीएफ की पहली स्लाइड से शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ त्वरित पुनरावृत्ति यानी क्विक रिव्यू वाले तथ्य दिए गए हैं जो सीधे परीक्षा में आते हैं। हाँ, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में भारत रत्न मिला था। और वो जो हॉकी के जादूगर थे ना, मेजर ध्यानचंद, उनकी आत्मकथा का नाम गोल है। एकदम सही। इसी तरह सहकारी समिति राज्य सूची का विषय होती है। और भूगोल की बात करें तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। अरे वाह! और इतिहास का एक बहुत ही मशहूर चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। ये सारे तथ्य अलग-अलग विषयों के हैं, है ना? हाँ, देखने में ये अलग जरूर लगते हैं, लेकिन असल में ये सब मिलकर सामान्य ज्ञान की एक बहुत मजबूत नींव बनाते हैं। तो इसी नींव को और मजबूत करते हुए सेक्शन 1 पर आते हैं। यहाँ हमारी नई कानूनी व्यवस्था से जुड़ा एक बहुत बड़ा एमसीक्यू है। हाँ, ये सवाल आजकल हर जगह पूछा जा रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसे हम बीएसए कहते हैं, उसने किस पुराने कानून की जगह ली है। मुझे याद आ रहा है कि ये अंग्रेजों के जमाने का कोई कानून था। बिल्कुल, इसका सही जवाब है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो 1872 में बना था। अब 1 जुलाई 2024 से नया अधिनियम लागू हो गया है। मतलब पूरे 152 साल बाद बदलाव हुआ है। इसमें क्या खास जोड़ा गया है? इसमें कुल 4 भाग, 12 अध्याय और 170 धाराएं हैं। और सबसे अहम बात, अब डिजिटल साक्ष्य यानी इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को भी पूरी कानूनी मान्यता मिल गई है। अच्छा, ये तो वही बात हो गई कि किसी पुराने स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से नए जमाने के हिसाब से अपडेट कर दिया गया हो। बहुत सही उदाहरण दिया। और इसी तरह पुराने आईपीसी की जगह अब बीएनएस आ गया है और सीआरपीसी बन गया है बीएनएसएस। वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। अब थोड़ा प्रशासन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति आखिर किसके द्वारा की जाती है? ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है। दिल्ली में उपराज्यपाल तो होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। हाँ, उपराज्यपाल इसकी सिफारिश जरूर करते हैं। तो अंतिम मुहर राष्ट्रपति की ही होती है। हाँ, इसी से जुड़ा संविधान के अनुच्छेद 53 क्लॉज 1 का एक एमसीक्यू भी बनता है। हाँ, सवाल यह है कि संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है? तो इसका सीधा जवाब है राष्ट्रपति में। मतलब भाग 5 के तहत वही संवैधानिक प्रमुख हैं। हाँ, ये कुछ ब्रिटेन के सम्राट जैसा ही पद है ना? एकदम सही कहा। और इसी के साथ अनुच्छेद 53 क्लॉज 2 ये भी तय करता है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख भी राष्ट्रपति ही होंगे। अब अगर ये पद इतना ही सर्वोच्च है, तो इसके चुनाव को लेकर भी एक सवाल है। राष्ट्रपति चुनाव का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये प्रावधान अनुच्छेद 54 में दिया गया है, जो निर्वाचक मंडल की बात करता है। इसमें संसद और राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं। और क्या इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी हिस्सा लेते हैं? हाँ, बिल्कुल। 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। अच्छा, एक चीज जो अक्सर उलझन में डालती है वो है चुनाव लड़ने की शर्तें। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 रुपए की जमानत राशि। आखिर इतनी सारी शर्तें और इतनी बड़ी जमानत राशि क्यों रखी गई है? देखिए, इसका सीधा सा तर्क है चुनाव प्रक्रियाओं को गंभीर बनाए रखना। देश के सबसे बड़े पद के लिए कोई भी मजाक में या सिर्फ पब्लिसिटी के लिए पर्चा ना भर दे। हाँ, नहीं तो बैलेट पेपर पर हजारों नाम आ जाएंगे। बिल्कुल। इसीलिए ये तय किया गया कि कम से कम 100 निर्वाचित प्रतिनिधि उस उम्मीदवार का समर्थन करते हों। ये तो एकदम तर्कसंगत बात है। अब आधुनिक प्रशासन से थोड़ा पीछे चलते हैं, इतिहास के पन्नों की ओर। चलिए, इतिहास से एक बड़ा मशहूर एमसीक्यू है कि 1186 ईस्वी में चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के घर किसका जन्म हुआ था? अरे, ये तो पृथ्वीराज चौहान थे ना? बिल्कुल सही। इतिहास में उन्हें राय पिथौरा की उपाधि से भी जाना जाता है। उनके दरबारी कवि चंदबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखी थी और उनकी प्रेमिका संयोगिता थी, जो जयचंद की पुत्री थी। हाँ, और उनके युद्ध इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से हैं, जैसे 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध जो उन्होंने जीता था। और फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध,
जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और उसी हार के बाद भारत में एक नए साम्राज्य की नींव पड़ी। इसी से हमारा अगला एमसीक्यू बनता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। ये शायद 1266 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। एकदम सही। और इस सल्तनत काल में कुल 5 वंशों ने लगभग 320 वर्षों तक शासन किया। वो 5 वंश कौन कौन से थे? सबसे पहले गुलाम वंश आया, जिसने 84 वर्ष राज किया। फिर खिलजी वंश, जिसका शासन सबसे कम था, केवल 30 वर्ष। अच्छा, सबसे कम समय खिलजी वंश का था। और सबसे ज्यादा शासन तुगलक वंश का था, पूरे 94 वर्ष। उसके बाद सैयद वंश ने 37 वर्ष और अंत में लोदी वंश ने 75 वर्ष शासन किया। इस दौरान बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें भी बनी। जैसे एक एमसीक्यू आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और ये कोई झोपड़ा नहीं है, बल्कि अजमेर में एक संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर बनाई गई इमारत है। ऐबक को शायद लाख बख्श भी कहते थे ना? हाँ, उसकी दानशीलता के कारण। उसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी और उसका मकबरा लाहौर में है। उसने कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू करवाया था, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। इल्तुतमिश पे एक सवाल आता है कि तुर्कान चहलगानी किसने बनाया था? ये इल्तुतमिश ने ही बनाया था। ये 40 तुर्क सरदारों का एक दल था। उसने इक्ता प्रथा भी चलाई थी। और मकबरा शैली का जनक भी उसी ही कहा जाता है ना? बिल्कुल। भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी उसने ही बनवाया था और खुद उसका मकबरा दिल्ली में है। इसी कालखंड से रजिया सुल्तान पर एक बहुत दिलचस्प एमसीक्यू है। उनका मकबरा किससे बना है? रजिया सुल्तान का मकबरा पक्की ईंटों से बना है। उनका शासन बहुत छोटा था, सिर्फ 1226 से 1240 तक। और वो कुलाह और चोगा पहनकर दरबार में बैठती थी, जो बहुत से सरदारों को पसंद नहीं था। हाँ, याकूत नाम के एक हबशी सरदार से उनकी नजदीकियां थीं, जिसके बाद अल्तुनिया ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इतिहास के इन इंसानी संघर्षों से निकलकर अब जरा प्रकृति के भूगोल की तरफ आते हैं। एक सवाल है कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? उन्हें प्रेरी कहा जाता है। इसी तरह दुनिया भर में अलग अलग नाम है। जैसे अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, अफ्रीका में सवाना, हंगरी में पुस्ताज, वेनेजुएला में लानोज और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। वाओ! अब नदियों की बात करते हैं। एमसीक्यू है कि ट्रांस हिमालयन क्षेत्र से निकलने वाली पूर्ववर्ती नदी यानी एंटीसीडेंट रिवर कौन सी है? इसका जवाब है सतलुज। इसके अलावा सिंधु और ब्रह्मपुत्र भी पूर्ववर्ती नदियां हैं। ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियों जैसे काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश से होकर बहती हैं। और हिमालय का निर्माण तो टेथिस सागर से हुआ था, लेकिन ये पूर्ववर्ती नदी का क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए कि ये नदियां पहाड़ के बनने से पहले से वहां बह रही थी। अच्छा, इसे समझाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है। बताइए। मान लीजिए कि केक ओवन में फूल कर ऊपर उठ रहा है और कोई ऊपर से उसे धारदार चाकू से बीच से काट रहा है। केक ऊपर उठता रहता है, लेकिन चाकू से काटते हुए अपना रास्ता बना लेता है। अरे वाह, ये एकदम सटीक उदाहरण है। नदियां भी उसी चाकू की तरह उठते हुए पहाड़ को काटती रहती हैं और गहरी खाइयां बनाती हैं। प्रकृति की इसी ताकत से जलप्रपात भी बनते हैं। सवाल है कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को। ये छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। और पीडीएफ में कुछ और जलप्रपात भी दिए गए हैं ना? हाँ, जैसे चंबल नदी पर चूलिया, नर्मदा पर कपिलधारा, स्वर्णरेखा पर हुंड्रू और कावेरी पर शिव समुद्रम। और दूध सागर तो हमने क्विक रिव्यू में देखा ही था। मांडवी नदी पर कुंचिकल जलप्रपात भी तो है। बिल्कुल। अब नदियों पर बने बांधों की बात करते हैं। एक एमसीक्यू है कि तिलैया बांध किस राज्य में है? ये झारखंड में है। ऐसे ही कुछ प्रमुख बांध हैं, जैसे रिहंद बांध, सलाल, टिहरी, मैथन, सरदार सरोवर, नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध। इन बांधों का अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होता है। और अर्थव्यवस्था से ही अगला एमसीक्यू है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? जो योजना 1997 से 2002 तक चली थी, उसका विषय था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। इसी दौरान तो शायद किसान क्रेडिट कार्ड भी आया था। एकदम सही। 1998 में केसीसी योजना आई थी और सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और नई जनसंख्या नीति भी लागू की गई थी। अर्थव्यवस्था का एक शब्द जो आम आदमी को बहुत परेशान करता है, वो है मुद्रास्फीति। इस पर सीधा सवाल है कि ये आखिर है क्या? साधारण शब्दों में कहें तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार होने वाली वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहते हैं।
इससे पैसे की खरीदने की ताकत कम हो जाती है। अच्छा, और इन सब आर्थिक आंकड़ों को मापता कौन है? एमसीक्यू है कि सीएसओ और एनएसएसओ का विलय कब हुआ था? ये विलय 2019 में हुआ था। इन दोनों को मिलाकर एक नया संगठन एनएसओ बनाया गया। आजाद भारत की औद्योगिक नीति को लेकर भी एक दिलचस्प एमसीक्यू है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग आरक्षित थे? कुल 17 उद्योग अनुसूची ए में रखे गए थे, जिन पर सिर्फ सरकार का नियंत्रण था। अनुसूची बी में 12 उद्योग थे और अनुसूची सी केवल निजी क्षेत्र के लिए थी। चलिए, उद्योगों से अब सुरक्षा बलों की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लड़ने के लिए कौन सा विशेष बल बनाया गया है? इस नक्सल विरोधी बल का नाम है ब्लैक पैंथर। वैसे 2009 में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन हंट भी चलाया गया था। इन सुरक्षा बलों के संचार उपकरणों में जो विज्ञान काम करता है, उस पर एक एमसीक्यू है। इनमें से कौन सा अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है? जर्मेनियम एक बहुत अच्छा अर्धचालक है। ये सुचालक और कुचालक के बीच का काम करता है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे तांबा एक सुचालक है और लकड़ी एक कुचालक है, तो अर्धचालक दोनों के बीच की स्थिति में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत जरूरी हैं। विज्ञान से ही एक और सवाल है कि लकड़ी के लुगदी से प्राप्त होने वाला फाइबर कौन सा है? वो रेयॉन है। इसे कृत्रिम रूप से लकड़ी के पल्प से बनाया जाता है, जबकि नायलॉन पहला ऐसा रेशा था जो पूरी तरह से कृत्रिम था। अब थोड़ा बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। जी। पाचन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? इसमें आमाशय ग्रंथियां बहुत अहम होती हैं। हमारा आमाशय जे आकार का होता है और इसकी लंबाई करीब 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। विज्ञान और तकनीक के इन संस्थानों में आईआईटी का बड़ा नाम है। आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इसके बाद 1961 में आईआईटी दिल्ली और 2001 में रुड़की को आईआईटी का दर्जा मिला। अगर हम बहुत पुराने कानूनों की बात करें तो एक एमसीक्यू है कि संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन कब पारित हुआ था? ये अंग्रेजों के समय का है, 1803 का। बाप रे, इतना पुराना। अब थोड़ा पर्यावरण के मुद्दों पर आते हैं। विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है? ये गोल्डन पांडा पुरस्कार है जो चीन ने 2023 में शुरू किया है। इसका प्रतीक विशाल पांडा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बहुत जरूरी हैं। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? मध्य प्रदेश का पहला पचमढ़ी है। पूरे भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सबसे पहला तो नीलगिरी था, है ना? हाँ, और 18वां पन्ना है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कच्छ का रण है और सबसे छोटा ड्रिब्रू सैखवा। अब वापस पुलिस विभाग की वर्दी पर एक सवाल है। आईपीएस वर्दी नियम 1954 के अनुसार क्रॉस तलवार, डंडा और राज्य प्रतीक किसकी खाकी वर्दी पर होता है? ये बैज राज्य के डीजीपी की वर्दी पर लगाया जाता है। अच्छा, और न्यूज एजेंसियों को लेकर भी एक सवाल है कि रॉयटर्स किस देश की न्यूज एजेंसी है? रॉयटर्स यूके की एजेंसी है। ऐसे ही अमेरिका की एपी है, जॉर्डन की पेट्रा और इंडोनेशिया की अंतासा है। अब जीएसटी की बात करते हैं, जो अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। जीएसटी की दरों का फैसला कौन करता है? यह फैसला जीएसटी परिषद करती है। ये तो अनुच्छेद 279A के तहत आती है ना? एकदम सही। इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं और इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं। ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। बाजार में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की पहचान के लिए कौन सा प्रमाणन होता है? इसके लिए इकोमार्क प्रमाणन होता है। ये 1991 में शुरू हुआ था और इसका प्रतीक मिट्टी का मटका है। और जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 सितंबर को मनाते हैं। सितंबर में और भी अहम दिन हैं, जैसे 5 को शिक्षक दिवस, 14 को हिंदी दिवस, 15 को अभियंता दिवस और 16 को ओजोन दिवस। तो अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, जहां वैश्विक संबंध और विविध तथ्य हैं। राजधानियों का मिलान करते हैं। गिनी की राजधानी क्या है? गिनी की राजधानी कोनाक्री है और ग्रीस की एथेंस है। आइसलैंड के रेक्जाविक है और ईरान की तेहरान। बिल्कुल। और घाना की अक्रा, अंगोला की लुआंडा, बेनिन की पोर्टोनोवो, टोगो की लोम और लीबिया की त्रिपोली है। ये राजधानियां विदेशी नीतियों का केंद्र होती हैं। विदेशी नीति से ही क्वाड का एमसीक्यू बनता है कि इसका उद्देश्य क्या है। क्वाड का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाना है, विशेष रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए। ये शायद 2007 में शुरू हुआ था
और इसमें 4 देश हैं जो मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं। हाँ, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल की कीमतें कौन निर्धारित करता है? ये काम ओपेक करता है। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय वियना में है और इसमें 12 सदस्य हैं। अब वीरता पुरस्कारों की बात करते हैं। भारत में शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ये अशोक चक्र है। इसे नागरिक भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे नीरजा भनोट को मिला था। और इसी पीडीएफ में गगनयान यात्री शुभांशु शुक्ला का भी जिक्र है, जो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। हाँ, वो भी हमारे सुरक्षा बलों के साहस का एक प्रतीक है। हथियारों की बात करें तो मशहूर AK-47 का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार मिखाइल कलाश्निकोव ने किया था। विज्ञान के अन्य प्रमुख आविष्कारों में मार्कोनी का रेडियो, जेनर की वैक्सीन और मैकमिलन की साइकिल शामिल हैं। युद्ध और हथियारों से दूर शांति के गीत पर आते हैं। मशहूर भजन वैष्णव जन तो किसने लिखा था? ये भजन नरसिंह मेहता ने लिखा था। अच्छा, और खेलों की शब्दावली पर एक MCQ है कि बटरफ्लाई शब्द किस खेल से जुड़ा है? ये तैराकी से जुड़ा है। इसी तरह क्रिकेट में यॉर्कर या सिली पॉइंट होता है, हॉकी में बुली, बॉक्सिंग में हुक और जैब, और गोल्फ में बर्डी या बोगी जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। अब पीडीएफ का आखिरी MCQ है कि भारत ट्राइब्स फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? इस जनजातीय महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। चलिए, हमने पीडीएफ के सभी 38 सवालों को खंगाल लिया है, लेकिन स्लाइड 15 पर एक आज का सवाल भी था कि जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा तो हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि इसमें 33 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही। तो इसी के साथ यूपी पुलिस जीएस प्रैक्टिस सेट 13 का हमारा ये सफर पूरा होता है। इस एक पीडीएफ में हमने कितना कुछ कवर कर लिया। हाँ, अगर कोई सोचे कि इन सब विषयों को जोड़ने का क्या मतलब है, तो जरा सोचिए। अजमेर में बने 2.5 दिन के झोपड़े से लेकर भविष्य के गगनयान यात्री शुभांशु शुक्ला तक ज्ञान की हर एक कड़ी आपस में कैसे जुड़ी हुई है। बिल्कुल, ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं है, बल्कि दुनिया को, समाज को और पूरी व्यवस्था को समझने का एक नजरिया है। सही कहा आपने। इतिहास का हर युद्ध, भूगोल की हर नदी और राजनीति का हर कानून मिलकर हमारे आज और कल का निर्माण कर रहे हैं। और यही समझ किसी को भी एक जागरूक इंसान बनाती है। तो ज्ञान को जोड़ने के इसी विचार के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।